हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी जो भारत की नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपने हमारे चैनल पर देखा होगा, पहले से ही हमने जो पॉलिटी की क्लासेज हैं वो ऑलरेडी हमने कवर की हुई हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड जियोग्राफी के कुछ जो हमारे टॉपिक्स हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, कॉस्मोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, वो सभी यहाँ पर हमारे चैनल पर कवर की गई हैं। और उसी कड़ी में अगर हम बात करें तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक के बारे में, जो कि आपको कॉमन टॉपिक मिलेंगे इंडियन ज्योग्राफी के भी, और कुछ अदर सेगमेंट की भी अगर हम बात करें वो उनके भी टॉपिक आपको इसी में देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो आज की जो कि हमारी क्लास रहने वाली है, इसमें हम रिवर्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही साथ क्योंकि जो नदियाँ हैं वो काफ़ी सारी हैं हमारे भारत में, यानी कि उनको हम कई सारे पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उत्तर भारत की भी नदियां हैं। साथ ही साथ जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी भी यहाँ पर कई सारी नदियां हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत सारे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में हमको देखने को मिलते हैं नदियों से रिलेटेड। और साथ ही साथ साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे अपनी स्क्रीन पर, और वहाँ पर साथ ही साथ आपको हम बताते जाएंगे, यानी उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, जिससे आप फिगर के माध्यम से, साथ ही साथ जो डेफिनीशन है या फिगर है उस नदी का, नदी तंत्र है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर। और आज जो नदियाँ हम पढ़ने वाले हैं उनमें है सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज नदियाँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर है सिंधु नदी तंत्र। और जो सिंधु नदी है इसका आधे से ज़्यादा भाग की अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान में फ़्लो करता है, क्योंकि ये नदी हमारे यहाँ से होकर जाती है, इसलिए इसे भारत की नदी कहा जाता है। और इसके बारे में हम फैक्ट भी पढ़ते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हैं। तो देखिए, इसका जो उद्गम है, यानी सिंधु नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है, मानसरोवर झील के पास। और मानसरोवर लेक कहाँ है, तो ये हमारी तिब्बत में स्थित है। तिब्बत जिस पर आज चाइना का कब्जा है, तो वहीं पर मानसरोवर झील स्थित है, जहाँ पर कैलाश रेंज स्थित है, कैलाश पर्वत, जिसे हम कैलाश यात्रा भी हमारे यहाँ से की जाती है भारत से। तो मानसरोवर झील के पास ही इसका उद्गम होता है सिंधु नदी का। और ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद लद्दाख और जांस्कर रेंज, तो ये माउंटेन्स की रेंज है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेज में। तो जो लद्दाख रेंज है, जांस्कर रेंज है, उसके बीच ही ये जो नदी है सिंधु नदी, ये यहाँ पर फ़्लो करती है। और इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनसे क्वेश्चन काफ़ी सारे हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 5 मुख्य सहायक नदियाँ हैं, जिनमें है झेलम, चिनाब, और ये यहाँ पर रावी नदी, साथ ही साथ ब्यास और सतलज। तो ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सहायक नदियाँ बेसिकली हम उन्हें कहते हैं जिनका जल भी इसमें आता है, यानी इसके जो जल भाग है उसको बढ़ाती हैं, जो उनकी सहायक नदियाँ होती हैं। तो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है ये है चिनाब रिवर, और चिनाब रिवर इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके अलावा झेलम है, ब्यास है, रावी है, सतलज है, ये सभी प्रमुख नदियाँ हैं सिंधु नदी की। और अब देखिए, फिगर में भी देख लेते हैं कहाँ पर ये फ़्लो करती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है बुखार चू ग्लेशियर। तो ये एक ग्लेशियर है, और जो उत्तर भारत की आपको नदियाँ देखने को मिलेंगी वो सभी ग्लेशियर से ही निकलती हैं। और इसीलिए इन्हें 12मासी नदियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें हमेशा जल बना रहता है। जैसे आप गंगा ले लें, यमुना ले लें, इन सभी में जल यानी पूरे वर्ष बना रहता है, क्योंकि ये सभी ग्लेशियर से निकलने वाली रिवर्स हैं। तो ये इधर से, ये देखिए जो आप डार्क ब्लू देख रहे हैं, यही है हमारी सिंधु रिवर। आगे आती है, फिर इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, जैसे स्योक रिवर है, ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, और आगे ले और जांस्कर से होती हुई फिर ये देखिए गिलगिट, ये भी एक रिवर है। तो गिलगिट वाला क्षेत्र, क्योंकि ये बेसिकली पीओके वाला एरिया है, यहीं से ये होकर फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो पाकिस्तान में भी इसमें कई सारी नदियाँ मिलती हैं जिनसे हमको कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान में इसमें मिलती हैं। जो भी नदियाँ भारत में मिलती हैं सिंधु नदी से, वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो फिर ये आगे पाकिस्तान में निकल जाती है, और आधे से ज़्यादा क्षेत्र पाकिस्तान में ही है। फिर ये आगे जाकर अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर में इसका अंत हो जाता है सिंधु नदी का। और बीच में देखिए कई सारी नदियाँ इसमें मिलती हैं, जैसे झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, और इन सभी के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए उससे पहले हम समझ लेते हैं सिंधु नदी समझौता के बारे में। तो देखिए, सिंधु नदी समझौता क्या है। अब देखिए, सभी जो नदियाँ हैं वो भारत से होकर ही पाकिस्तान में जाती हैं, और आप देखते हैं भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं ये कभी भी ठीक नहीं रहते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर नदी पर किसी एक ही देश का कंट्रोल होगा तो फिर आगे जल नहीं पहुंच पाएगा, और पाकिस्तान में
जो सूखे जैसी स्थिति है वो आ सकती है। इसलिए यहाँ पर 1960 में एक समझौता किया गया। विश्व बैंक इसमें मीडिएटर था और इसमें 1960 में एक समझौता हुआ कि जो नदियाँ हैं यानी पाकिस्तान में सिंधु, झेलम और चिनाब, ये जो 3 रिवर हैं, सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, ये जो 3 नदियाँ हैं इनके पानी का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। यानी इनका जो जल है उसका उपयोग पाकिस्तान करेगा। और रावी, ब्यास और सतलज, ये जो 3 नदियाँ हैं इनके पानी का उपयोग भारत करेगा। तो यही है सिंधु जल समझौता, जिसको आप 60 में समझ सकते हैं। ये 1960 में हुआ था। 3 नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के पक्ष में, रावी, ब्यास और सतलज के पानी का उपयोग भारत करेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और ये आप देख सकते हैं सिंधु रिवर सिंधु जल समझौता को यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर आगे हम यहाँ पर जाएंगे तो अगली नदी आती है जो कि सिंधु की सहायक नदी है और ये है झेलम नदी। और इसका प्राचीन नाम क्या है? क्योंकि हिस्ट्री में हमसे प्राचीन नाम भी वैदिक काल में के जो नाम है वो पूछ लिए जाते हैं, वो हिस्ट्री का टॉपिक है। लेकिन यहीं पर नदियों के साथ हम आपको बता रहे हैं कि झेलम नदी का जो अन्य नाम है वो है वितस्ता। तो आपने देखा होगा वितस्ता का एक युद्ध हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो वो इसी नदी के किनारे हुआ था, झेलम नदी के किनारे, और इसे वितस्ता कहा जाता है। और ये कहाँ से निकलती है? तो कश्मीर घाटी के वेरीनाग से इसका उद्गम होता है। यानी ये भारत से ही निकलने वाली नदी है और फिर ये त्रिमू में चेनाब रिवर से मिल जाती है। तो ये इसीलिए इसे सिंधु की सहायक नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जाकर चेनाब में मिलती है और चिनाब रिवर सिंधु रिवर में मिल जाती है। तो त्रिमू में ये किससे मिलती है? चेनाब रिवर से मिलती है। श्रीनगर जो एक पर्यटन स्थल है तो वो किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम रिवर के किनारे स्थित है। अब आगे आती है नदी चिनाब रिवर और इन सभी का यूज कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। तो फिर यहाँ पर चिनाब रिवर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? अस्किनी। तो इसे अस्किनी के नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था। और चिनाब रिवर का जो फॉर्मेशन है, या हम ये कह लें चिनाब रिवर कैसे बनती है, तो चिनाब को चंद्रा और भागा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें 2 नदियों का बेसिकली 2 जो नदियाँ हैं वो ऐड होती हैं, जिनमें चंद्रा है और भागा है। तो चंद्रा आपकी चंद्रताल से, भागा सूर्यताल से निकलकर हिमाचल प्रदेश के एरिया से, और यहाँ पर ये जब दोनों का मिलन होता है, हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है केलोंग, उसके पास ही, तब ये चिनाब रिवर वहाँ पर फॉर्म होती है। आगे आप देख भी सकते हैं लाहौल और स्पीति में केलोंग के पास चंद्रा भागा के संगम से इस रिवर का यानी ये रिवर ओरिजिनेट होती है, इसका उद्गम होता है। तो ये है चिनाब रिवर। फिर ये आगे जाके सिंधु रिवर में मिल जाती है। और ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लर है, ये तो झेलम रिवर की यहाँ पर आपको जो पूरा नदी तंत्र है वो दिखाया गया है। अभी हम आगे एक बार फिर से डिटेल में सभी नदियों के बारे में देखेंगे मैप में, यानी जो इंडिया का मैप है उसमें किस प्रकार से वो जो रिवर्स हैं वो यहाँ पर फॉर्म की गई हैं। अब देखिए अगली जो रिवर है वो है रावी नदी। और रावी नदी को पुरुषणी या इरावती नदी के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन समय में। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। तो रोहतांग दर्रे जो कि आपको मनाली ले के बीच में देखने को मिलेगा, तो रोहतांग दर्रे से ही इसका उद्गम होता है रावी नदी का। तो इसके बारे में आपको यही याद रखना है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। फिर आती है व्यास नदी। और व्यास नदी जिसे विपाशा के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में, और ये भी आपकी हिमाचल की रोहतांग दर्रे से ही निकलने वाली रिवर है। यानी रावी और व्यास दोनों ही रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। और ये ऐसी रिवर है जो कि पूरी तरीके से भारत में ही फ्लो करती है। और इसीलिए जो इसके जल का उपयोग करने का जो क्रेडिट है, या ये कह लें कि जो इसके अधिकार दिया गया है, इसके पानी का उपयोग करने को भारत को दिया गया है सिंधु जल समझौता में, क्योंकि ये भारत में ही समाप्त हो जाती है। और जो सिंधु डॉल्फिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंडस डॉल्फिन है वो केवल और केवल ब्यास नदी में पाई जाती है। सिंधु डॉल्फिन से आप सिंधु नदी कभी भी ऑप्शन में टिक ना करें। जो सिंधु डॉल्फिन है ये आपकी ब्यास नदी में पाई जाती हैं। और बहुत सारे जो डैम है वो आपको ब्यास नदी में देखने को मिलेंगे, जिनमें पोंग डैम का भी नाम आता है, जो कि ब्यास नदी पर ही बना हुआ डैम है। अब आगे आती है हमारी सतलज नदी। तो सतलज रिवर की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर के पास से। तो देखिए आज की जो हमारी रिवर्स है उनमें 2 जो हमारी रिवर हैं, एक सिंधु रिवर और एक सतलज रिवर, दोनों का उद्गम तिब्बत से हो रहा है। यानी इनका उद्गम भारत से नहीं होता बल्कि तिब्बत वाले रीजन से होता है। मानसरोवर के पास से ये भी रिवर निकलती है और ये सिपकिला दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है, भारत में इंटर करती है। और ये फिर जाके हरिके बैराज में ब्यास से मिलती है, या हम ये कह लें ब्यास इससे मिलती है हरिके बैराज में। और ये बैराज किस लिए बनाया गया है? क्योंकि यहीं पर बैराज बनाकर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जिससे राजस्थान में जो पानी की समस्या है उसका सॉल्यूशन किया जा सके।
क्योंकि अगर हम वहाँ पर बांध नहीं बनाएंगे, बैराज नहीं बनाएंगे, तो पूरा जल हमारे यहाँ से होकर पाकिस्तान में चला जाएगा और उस जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। और इसलिए हमने यहाँ पर हरिके बैराज बनाया और जिससे हम ने यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर को निकाला, जिससे राजस्थान में जो जल की आपूर्ति है वो हो सके। उसके अलावा सतलज नदी में भाखड़ा डैम, नाथपा झाकड़ी डैम, ये सभी डैम आपको देखने को मिलेगा, जिससे हम जल विद्युत का उत्पादन भी करते हैं और साथ ही साथ जो जल की आपूर्ति है वो भी यहाँ पर हो पाती है इन रिवर्स की सहायता से। तो ये हमारी आज की इम्पोर्टेंट रिवर्स थी। तो 5 ही रिवर के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, और क्योंकि काफ़ी सारे फैक्ट हैं इनसे रिलेटेड और एक ही क्लास में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इनको हम क्रम से पढ़ते रहेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब आप मैप में देख सकते हैं सभी रिवर्स के बारे में। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी रिवर दी हुई हैं, लेकिन ये वाली रिवर आपको हटा देनी है। और यहाँ पर ये देखिए इंडस रिवर है, तिब्बत चाइना से निकलती हुई आपकी इस प्रकार से जाती है। फिर झेलम रिवर चेनाब में मिलती है और चेनाब आगे जाकर यहाँ पर मिलती है किससे, सिंधु नदी पे। और फिर यहाँ पर रवि है, सतलज है, ब्यास है, ये सभी नदियाँ आपको सिंधु नदी में मिलती हुई दिखाई देंगी। एक और मैप हमारे पास, उससे हम अच्छी तरीके से और भी समझ पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल यही 5 रिवर दी गई हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। तो देखिए ऊपर वाली जो भी रिवर है, इंडस रिवर हो गई, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, ये तीनों किसके अधिकार क्षेत्र में, पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में। और उसके नीचे वाली जो हैं ब्यास है, सतलज है, रावी है, ये आपकी भारत के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। और ये आप देख सकते हैं ब्यास रिवर है और यहीं से यानी ओरिजिनेट होती है कौन, यहीं से आपकी देखने को मिलेगी रावी नदी। तो रावी और ब्यास का ओरिजिनेशन एक ही जगह से होता है। और ये आप देख सकते हैं चंद्रा और भागा के मिलने से आगे चेनाब रिवर फॉर्म होती है। उसके बाद सतलज नदी की बात करें तो ये आप देख सकते हैं चाइना वाला रीजन इसीलिए दिखाता है क्योंकि तिब्बत चाइना के कब्जे में है इस समय, तो इस वजह से ये तिब्बत से निकलती है सतलज रिवर और आगे जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ये हमारा उत्तर भारत का जो नदी तंत्र है उसके बारे में हमने पढ़ा। और इसमें हमारी जो रिवर्स बची हुई हैं यानी गंगा रिवर और गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं जैसे कि यमुना रिवर हो गई। उसके अलावा और भी नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट होंगी, उनके बारे में हम फिर से पढ़ने वाले हैं। फिर हम प्रायद्वीपीय नदियाँ और फिर दक्षिण भारत की नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है यहीं पर कंप्लीट होती है। और इसमें अगर हम बात करें तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें, जिससे काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। तो इंग्लिश की क्लासेस भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि जो पॉलिटी की क्लासेज हैं और वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लासेज हैं वो भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।